नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर जिक्र करने के लिए जिसका इस समय भारत में पुरजोर विरोध हो रहा है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे दो भारतीय जहाजों पर ईरान की तरफ से गन फायर किया गया है और उसके चलते भारतीय जहाज लौट गए। हाल ही में जिस समय अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर्स की बातें चल रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने बंद होने की आए दिन खबरें सुन रहे हैं, उसी बीच में इस तरह की बात निकलकर आना, विशेष रूप से तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अंतरराष्ट्रीय बाजार में ट्रंप का फैलाया हुआ एक संदेश दुनिया को यह कहने के लिए था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, आप लोग यहां से निकल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री का बयान था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, उसके बावजूद भारतीय जहाज जब वहां से निकलने लगे तो उन पर हमला होता है। ये यहां के विदेश मंत्री का बयान, जिसमें इन्होंने ये कहा कि कंप्लीटली ओपन हो गया है। इस घटना के बाद भारतीय जहाज जिन पर झंडे लगे थे भारत के, उन ऑयल टेक केयरिंग जहाजों के ऊपर आईआरजीसी की जो गन बोट्स हैं उनके द्वारा हमला किया जाता है। गन फायर हॉर्मुज में होता है और भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि भारत ईरान के प्रति कहीं ना कहीं इस तरह से तटस्थ रहा कि ना तो ईरान के समर्थन में था ना उसके विरोध में था। अमेरिका और ईरान के केस में भारत ने अपनी तटस्थता को इस प्रकार से कायम किया कि भारत का तटस्थ होना ईरान के साथ होने जैसा था। भारत इजराइल से मित्रता रखते हुए भी ईरान के खिलाफ नहीं हुआ, ईरान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भारत ने पूरे टाइम युद्ध के अंदर संयम बरतने की अपील कही, सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाने की, कमर्शियल लेन्स को खोलने की बार बार अपील की। और ऐसे में जब यहां से गुजरते जहाज पर हमला होता है तो भारत में जो ईरान के प्रति सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, जिसमें भारतीयों के द्वारा ईरान की मदद के लिए कई प्रकार से सहायता भेजी गई है, क्या उन सब पर भारत सरकार रोक लगा देगी? क्या ईरान के लिए जो पब्लिक में भाव पैदा हो रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार अब एक्शन लेगी? भारत सरकार अपना एक स्टैंड दे देगी? क्योंकि यह बात बड़ी घातक बात सिद्ध हो सकती है ईरान के लिए। भारत के द्वारा विदेश मंत्रालय के द्वारा ईरान के अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाया गया, समन किया गया, राजदूत को समन करके कहा गया कि आप अपने संबद्ध व्यक्ति से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि भारत के हितों पर इस प्रकार का जो हमला है यह ठीक नहीं है, और भारत ने अपनी तीव्र विरोध दर्शा दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत में बैठे राजदूत भी कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, ईरान भी इस बात को गलत मान रहा है, तो क्या हमला आईआरजीसी ने कर दिया? और क्या आईआरजीसी ईरान के कंट्रोल से बाहर चला गया है? यह इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से, यानी विदेश मंत्री की तरफ से, और यहां की आईआरजीसी की तरफ से दोनों अलग अलग विरोधाभासी जो तथ्य हो रहे हैं, इनसे कहीं ईरान का एक और राज तो उजागर नहीं हो गया है। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या ईरान अफगानिस्तान तो नहीं बन गया है? क्योंकि अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान ने अपने कंट्रोल में चीजें ले ली थी, क्या ईरान में आईआरजीसी ने अपने हाथ में तो कंट्रोल नहीं ले लिया है? आज के सेशन में इन सब पर डिटेल चर्चा करेंगे तमाम प्रकार की जानकारियों को लेकर आगे बढ़ते हुए। लेकिन हां, उसके अतिरिक्त एक जानकारी और साझा कर देता हूं, और वो ये कि साथियों, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विद्यार्थियों की पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो मेकिंग, वेबसाइट मेकिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तमाम प्रकार की चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। कुछ प्रश्नों का हमने यहां पर प्रदर्शन किया है जो बीते सेशन से जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मास्टरी क्लासेस के अंदर हमने एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें 30 से अधिक एआई के जो टूल्स हैं, फिर चाहे चैट जीपीटी हो, फिर चाहे क्लॉड हो, परप्लेक्सिटी हो, ग्रॉक हो, इन तमाम का यूज करते हुए हमने आपको पूरी तरह से उनका इस्तेमाल अपने इस कोर्स में सिखाया है, जो निश्चित ही आपका वैल्यू एनहांस करेगा। यह कोर्स पूरी 1 साल की वैधता के साथ उपलब्ध है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। खास बात यह है कि इस पर एक आज ऑफर चल रहा है जिसका आखिरी दिन है। यह ऑफर हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमने लॉन्च किया था, उसके चलते 33 प्लस 17%, 17 ऑफ 33% जो था वो हमने एडिशनल यहां पर आपको ऑफ दिया था। यदि आप चाहते हैं इसको एक्सेस करना तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां से जाकर आप अपने 1 साल की वैधता के साथ इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स में एआई के आने वाले तमाम जो अपडेट्स हैं वो समय के साथ ऐड होते चले जाएंगे, आपको सारी जानकारियां वहीं पर मिलती चली जाएंगी। आज आखिरी दिन है, आप इसे एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। साथियों, सूचना जो मैंने आपको बताई कि यह हमला भारत के जहाजों पर था जो भारत के लिए तेल लेकर के चले आ रहे थे। हमला आईआरजीसी की तरफ से
से किया गया था, जो कि उनकी गन बोट्स की तरफ से किया गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया गया था। असल में दो जहाज जब कच्चा तेल और गैस लेकर भारत की तरफ रवाना हुए तो उनके साथ साथ 14 और जहाज भी थे जिन्हें आईआरजीसी ने रोक दिया। आईआरजीसी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल गन बोट के थ्रू कर रही है, वो यहां पर कंट्रोल करके उन जहाजों को वापस लौटाया। फायरिंग में 13 जहाज फारस की खाड़ी से अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोली लगी, लेकिन जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल हो गया। मरीन ट्रैफिक डेटा के अकॉर्डिंग ये जहाज जब यहां से निकल रहे थे तो लारक नामक द्वीप के पार करने के बाद जब ये धीमे हो गए, फिर इन्हें यू टर्न लेकर लौटा दिया गया। सनमार हेराल्ड की अगर डेटा की बात माने तो ये तेल से लदे हुए ट्रक थे, मतलब वो जहाज थे, और ये इराक से तेल लेकर के आ रहे थे। कुछ इस तरह से तेल लेकर आ रहे जहाजों पर जब गोलीबारी हुई तो ये गोलीबारी टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक चैनल 16 पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें यह पता चला कि जहाजों को आईआरजीसी की नौसेना के द्वारा पहले सूचित किया गया कि आप पीछे हटिए। इसमें दो अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि आईआरजीसी ने सूचना भी नहीं दी और सीधा फायरिंग कर दी, और टैंकर्स ट्रैकर के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इस तरह की वार्ता रिकॉर्ड हुई है जिसमें वो जहाजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह के विजुअल्स बाहर निकल कर आए। ये लारक नामक द्वीप है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। इराक से तेल लेकर के भारत के जो तेल जहाज आ रहे थे, इन्होंने एक जहाज यहां तक पहुंचा था, एक इसके नजदीक पहुंचा था, इसे यहीं से रिटर्न करा दिया गया और एक को जहाज को यहां से रिटर्न करा दिया गया। मतलब दोनों की दोनों जहाजों को रिटर्न कराया गया। ये यहां पर ईरानियन फोर्स के द्वारा अनाउंस करके तो जहाजों को इस प्रकार के, मतलब ये एक रिकॉर्डिंग है, शायद वो आप तक सुनाई ना दे रही हो, जिसमें कि ये अपनी तरफ से अनाउंस करके इन्हें पीछे हटने के लिए वापस कहते हैं। यहां पर जहाजों के द्वारा अपनी तरफ से सूचना दी जाती है कि आप फायरिंग ना करें, जैसा भी है उसके हिसाब से जहाज पीछे की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं। इन जहाजों के नाम थे जग अर्नव और दूसरे का नाम था सनमार हेराल्ड, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के तय मार्ग से हटने का आदेश पाकर के पीछे हटे। ओमान के उत्तर पूर्व की तरफ से, यानी कि जहां इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखते हैं, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये ओमान का पास है, और ओमान के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि यहां पर असल में क्या है कि इस तरफ इन लोगों ने माइंस बिछाई हुई हैं, सी माइंस बिछाई हुई हैं, और उन माइंस के चलते जहाजों को नजदीक ईरान की तरफ से होकर निकलना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी बोट्स भी इधर तैनात की हुई हैं ओमान वाली साइड में, और यहां से जहाजों के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। तो यह जानकारी बाहर निकल कर आई कि इन्होंने अपनी गन बोट्स से हमला किया था, और ये गन बोट्स जो थी ये लगभग 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर से ऑपरेट हो रही थी ओमान के तट से, यानी कि बिल्कुल मध्य में से, जल के मध्य में से हो रही थी। जिन जहाजों पर भारतीय झंडे लगे थे, जग अर्नव उनमें से एक का नाम था, एक का नाम सनमार हेराल्ड था, और यहां पर जग अर्नव नाम का जो जहाज था उसके ऊपर फायरिंग हुई थी और दूसरा जहाज सुरक्षित रहा। ये इराक से 20 लाख बैरल तेल लेकर के आ रहे थे। मतलब समझकर देखिए कि भारत की तरफ तेल लेकर के इराक से चले आ रहे जहाज यहां पर फायरिंग के शिकार होते हैं। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों का गुजरना एक बड़ी सुर्खी बना था। कहा गया था कि ईरान ने भारतीय जहाजों को आने दिया, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति क्या हुई कि ईरान भारतीय जहाजों को नहीं आने दिया। नंबर एक, क्या भारतीय जहाज पहले पैसे दे रहे थे और अब पैसे देने से इनकार कर दिया? बड़ा सवाल। नंबर दूसरा, क्या भारत को लेकर के क्या ईरान में मतभिन्नताएं हो चुकी हैं? क्या ईरान बंट चुका है भारत को लेकर के? ईरान के अंदर जो वर्तमान सरकार में बैठी विदेश मंत्रालय और जो आईआरजीसी है, ये इस फैसले को लेकर के डिवाइड हो रखे हैं कि भारतीय जहाजों को जाने देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये फायरिंग अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करती है। ये प्रश्न ऐसे समय पर जब भारत अपनी कूटनीति के दम पर अपने जहाजों को निकालने में कामयाब हुआ हो, और उसके बाद युद्ध के लगभग 40 दिन बीतने के बाद भारतीय जहाजों पर होता हमला काफी सारे सवालों को अपनी जगह खड़ा कर देता है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारत ने अपना स्टैंड शुरुआत से ही क्लियर रखा है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए कमर्शियल व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। भारत ने यूएन के अंदर भी ईरान के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो के पक्ष में भी किसी तरह की बयान नहीं दिए थे। भारत ने केवल एक ही लाइन वहां पर बोली थी और कहा था कि साहब, रास्ता खुला होना चाहिए,
कमर्शियल लेन्स खुली होनी चाहिए, सिविलियंस पर अटैक नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भारत से शायद ईरान इस बात पर नाराज हो कि बहरेन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थी, भारत ने वहां पर उस रेजोल्यूशन को साथ में पास कराने पर सहमति दी थी। को स्पॉन्सर बनकर भारत खड़ा हुआ था। हालांकि यह बात पुरानी हो चुकी है। इसे रूस और चाइना का वीटो मिला था। रूस और चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में अपनी तरफ से कोई भी सहयोग देने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस रास्ते को खुलवाने पर कोई भी बल नहीं दिया। भारत बहरेन के साथ था कि चलो भाई ठीक है, रास्ता खोले तो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में भारत बार बार यूएन में यह कहता रहा है कि कमर्शियल लेन्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, मसलों को बातचीत के थ्रू सुलझाना चाहिए। भारत हर बार यूएन की बातों का पक्ष धर रहा है, किसी भी पार्टी को कभी भी भारत ने फेवर नहीं किया है। ऐसे में भारत की तरफ से यह कहना कि भाई हमारी स्थिति साफ है, भारत के लिए अपनी एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा के लिए खास चिंता की बात हॉर्मुज स्ट्रेट से होती हुई कमर्शियल शिपिंग है। ऐसे में यह बात और मायने रखती है जब शुरुआती दौर में भारत के जहाजों पर हुए हमले से कुछ नाविकों की जान चली गई थी। भारत ने इस मुद्दे को भी यूएन में उठाया था। हालांकि भारत फिर भी ईरान के प्रति सिंपैथेटिक रहा है, मतलब समर्थन भले ही मौखिक रूप से ना रहा हो, लेकिन सेंटिमेंट्स भारत के अंदर प्रो ईरान रहे हैं। प्रो ईरान इसलिए क्योंकि भारत का हमेशा से यह मानना रहा कि ईरान अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश पर हमले से पहले अपने ही लोगों को मरवाता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा हमलों में ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारे भारत में अक्सर युद्ध के अंदर या फिर किसी भी इस तरह के वॉरफेयर में जो बहुत बुरी तरह हार रहा हो, जिसके सारे के सारे ऑप्शंस खत्म होते चले जा रहे हों, जिसके यहां पर आम जन की मौत हो रही हो, लोग सिंपैथाइज करने लगते हैं। शुरुआत में ही अमेरिका के द्वारा दागी गई मिसाइल में कुछ बच्चियों की जानें चली गई थी, लगभग 200 के आसपास उनकी संख्या बताई गई थी। तो भारत में उसके अंदर उसके प्रति एक बहुत ज्यादा वैसा भाव था कि यह गलत हरकत हुई है जो अमेरिका के द्वारा की गई है। इसी बीच में भारत में से बहुत से क्षेत्रों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, विशेष रूप से कश्मीर की तरफ से काफी सारा डोनेशन वॉर हिट ईरान की तरफ भेजा गया। ईरान ने इस बात को मतलब एक्नॉलेज भी किया और उनको तारीफें भी दी कि लोगों ने अपनी पिगी बैंक्स तक ईरान को दे दी हैं। भारत को धन्यवाद भी दिया गया कि आपकी तरफ से मदद भेजी जा रही है। ऐसे में ईरान को जो मदद भारत से मिल रही थी, उसके बावजूद भी अगर यह हरकत हो रही है कि ईरान भारतीय जहाजों पर हमला प्रेफर कर रहा है, तो इस पर भारत की नाराजगी लाजमी है। और यही हुआ। कल भारत की तरफ से ईरान के राजदूत को समन किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाकर कहा गया कि आप जाकर कह दीजिए, इनके राजदूत का नाम मोहम्मद फतह अली है, इनको कहा गया कि आप जाकर के अपनी तरफ से, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिए अपने उन लोगों को कि भारतीय जहाजों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां पर भारत के स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि हमने उनसे इस बारे में अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दर्ज करा दी है और कहा है कि यह सही नहीं है, भारतीय जहाजों पर होने वाले हमले ठीक नहीं है। इसके बाद में ईरानी सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत के प्रति ईरान में बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। वो ये मानते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी शांति की अपील करेगा। ईरान और भारत के रिश्ते मजबूत हैं और उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और मामला सुलझ जाएगा। ऐसा कहते हुए जो ईरान के सुप्रीम लीडर के यहां पर प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी को यह बात बोलते हुए कहा कि भारत और ईरान लंबे समय से साथ रहे हैं और आने वाले समय में भी एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। ऐसे में यहां की जो घटना है, इससे एक और संदेश निकलता है और वो संदेश ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली जो लोग यहां पर राजदूत बनकर बैठे हैं या फिर यहां पर प्रतिनिधि बनकर आए हुए हैं या बातचीत कर रहे हैं, हमारी न्यूज एजेंसीज के साथ वार्ता में हैं, यहां पर जो विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, अरागची जो हैं, उन सबके साथ कुछ और गड़बड़ भी हो रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को कोई भी नहीं पूछ रहा है। वो बेचारे साइड में डले हुए हैं, अपनी तरफ से बस ट्वीट कर देते हैं। ना तो उनको मुज्तबा खमनेई से मिलने दिया गया और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में उन्हें शामिल किया गया। उनको एक तरफ साइड लाइन किया हुआ है। ऐसे ही अभी के लिए ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो अरागची का उस दिन वाला बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, उसके खिलाफ लगता है कि आईआरजीसी हो गई है। मतलब ईरान के अंदर अब दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा जो चाहता है कि अब यहां से आगे समझौता हो और दूसरा धड़ा जो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आईआरजीसी का कंट्रोल हो। कारण यही है। कारण क्या है ना कि सैयद अरागची जो हैं, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने 17 अप्रैल को ट्वीट किया था, खुद से यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ
ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर, यानी 21 अप्रैल तक के लिए यह खोल दिया गया है। इसी को ही ट्रंप ने कोट करते हुए कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। तो 17 अप्रैल की शाम को आप ट्वीट करते हो, भारतीय जहाज इसी के चलते निकलना शुरू होते हैं। हमने आपको उस दिन भी तस्वीर दिखाई थी, कितने सारे वो रोया करके जहाज था, हमने कल ही बताया था। बहुत सारे जहाज एकदम निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही निकलना शुरू होते हैं और आप उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। 17 को आपने कहा, 18 को हमारे जहाज निकलने शुरू हुए आए, तो निकलने आए तो इसका मतलब आपकी बातों में दम नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों में भी दम नहीं है। तो यहां पर कोई और है जो ये सब डिसाइड कर रहा है। इसके ऊपर बहुत प्रतिक्रिया आई है। आराघची के इस बयान के ऊपर तो हमने सेशन तक किया है, पिछला सेशन जो हुआ है, और इसके बाद में इनके ऊपर भी वहीं के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक गलत और अधूरी पोस्ट कर दी। उस पोस्ट से जानकारी साफ निकल कर ही नहीं आई कि खुला है या नहीं खुला है, और इससे IRGC ने अपनी नाकेबंदी जारी रखी। बैड एंड इनकम्प्लीट ट्वीट बाई आराघची एंड इनकरेक्ट एम्बिग्यूट क्रिएशन रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब इनके ऊपर आरोप लगने लगा कि तुमने ये क्या जानकारी दे दी। इस बात से पता चला कि जो यहां का ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है ना, जो कि कभी खमनेई की निजी सेना हुआ करती थी, वो इस समय सरकार के साथ समर्थन में नहीं है। आपको याद होगा शुरुआत में ही आराघची ने एक बयान दिया था और कहा था अपनी तरफ से कि भाई हमारे देश में इस समय सारी स्थितियां जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। सरकार ने शुरुआत में ही कहा था कि IRGC ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है। आप सुप्रीम लीडर को मार दिए, उनके बाद के लीडर को मार दिए, तो अब वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। और ये बात अब यहां पर आती हुई दिखी। IRGC और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच बात बिगड़ने का बड़ा कारण यह है कि IRGC चाहती है कि वार्ता करने जब जाओ तो गालिबाफ और आराघची के अलावा एक आदमी IRGC का और लेकर जाओ। इसके चलते IRGC नाराज है कि आप जो बातचीत करने जैसे पाकिस्तान गए या कहीं भी गए, हमको लूप में क्यों नहीं ले रहे हो। और इसके चलते उनका बना बनाया जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अब इस समय सरकार विरोधी हो गया है और IRGC के द्वारा सरकार के फैसलों के खिलाफ काम कर दिया जा रहा है। तो ये जो इंडियन शिप पर हमला हुआ, तो इसको समझिए कि आराघची का ट्वीट है, उसके बाद अमेरिका का ट्वीट है, उसके बाद IRGC हमला कर दे रहा है। ये बताने का प्रयास है कि हम अलग हैं। अब ये कौन है IRGC साहब, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है ईरान की, जिसको खमनेई ने खुद अपने लिए एक ऐसी सेना के रूप में खड़ा किया था जिसका उद्देश्य सरकार विरोधी आंदोलनों को दबाना था। लगभग 1.25 लाख इसके पास सैनिक हैं और कई सारे इसके पास में रिजर्व सैनिक हैं जिन्हें कि बसीज मिलिशिया कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर यह सेना का काम करते हैं, यानी कि 1.25 लाख तो पूरे टाइम ऐसे सैनिक इनके पास रहते हैं जो सेना से अलग हैं। IRGC सेना नहीं है, यह सुप्रीम लीडर की सेना है, यानी कि खमनेई की सेना है। और खमनेई अब जब नहीं है तो मुज्तबा खमनेई की सेना है। यह पद के लिए वफादार है। बाहुबली के अंदर यह कटप्पा वाली सेना है। ऐसे में IRGC जो है ना, वो ये 6 हिस्सों में बटी होती है। इनका काम मतलब बड़े हिस्सों में है, जैसे एयरफोर्स को ऑपरेट करना, ग्राउंड फोर्स को, नेवी को, ये तमाम प्रकार के काम करती है। एक तरह से सेना से अलग होकर सुपर सेना की तरह काम करती है और इसका उद्देश्य यही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की सुप्रीमेसी को कायम रखे। कुद्स फोर्स ईरान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को ट्रेनिंग और हथियार देती है। इनके अंदर अलग अलग काम है जो ये इस समय करते रहते हैं। तो ऐसे में IRGC सरकार के उलट है, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ नहीं चल रही है और वो अपने फैसले खुद ले रही है, ऐसा लग रहा है। ईरान की जो सेना है जो कि सरकार के अधीन है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। इसी के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुला है तो कभी बंद है, तो कभी खुला है तो बंद है की सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। इसके बावजूद आज भी स्थिति बनी हुई है कि ईरान का कोई भी अपडेट किसी के काम का नहीं है, अमेरिका का कोई भी अपडेट फिलहाल काम का नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से भविष्य इसका किस तरफ जा रहा है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। साथियों, कमेंट बॉक्स में ही हमने अपने AI के कोर्स का लिंक पिन किया हुआ है, जिस पर आज आखिरी दिन ऑफर वैलिड है 33 + 17% का, पूरी 1 साल की वैधता के साथ तमाम AI टूल्स जिनसे आप अपनी दिनचर्या में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं, काम की कौशलता बढ़ा सकते हैं। कुशलता के साथ साथ आप काफ़ी अच्छी चीज़ें लर्न कर सकते हैं AI के समय पर। आप इसका एक्सेस करें, हमने आपके सामने लिंक पिन किया हुआ है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।